राजनीति की शुरुआत करेंगे योगी फोर्स के नए मिशन की खबर से, जो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। दरअसल 5 सितंबर को गणेश चतुर्दशी के साथ साथ मुस्लिमों के पर्व बरा वफात का जुलूस भी निकलने वाला है और उस दिन जुमे की नमाज भी है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के तमाम संवेदनशील जिलों में योगी फोर्स युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। खासकर संभल को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट मोड में है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी फोर्स का मिशन 5 सितंबर। यूपी में अगले 48 घंटे हाई अलर्ट। यूपी की योगी फोर्स फुल ऑन एक्शन मोड में है। सिक्योरिटी और गश्त बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। दिन हो या रात, गांव, शहर या गली मोहल्ला, हर जगह योगी फोर्स मुस्तैद है। त्योहारी सीजन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि 2 दिन बाद यानी 5 सितंबर को हिंदुओं की गणेश चतुर्दशी और मुस्लिमों की ईद मिलादुन नबी दोनों ही त्योहार एक साथ आ रहे हैं। यानी हर शहर में सड़कों पर भारी भीड़ रहने वाली है। लिहाजा यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। अराजक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अनजान लोगों की पहचान की जा रही है। सोशल साइट पर भी लगातार निगरानी है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, ताकि हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके और किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके। लखनऊ में खास तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि दोनों जो त्योहार हैं वो बैक टू बैक है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। कई थानों की जो पुलिस है वो लखनऊ में तैनात की गई है और साथ ही कई जगह पर जो है वो पीएसी तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे, इसके खास ध्यान जो है वो दिए जा रहे हैं। यूपी के उन संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है, जहां किसी भी त्योहार में हंगामे और उपद्रव की आशंका बनी रहती है, जिसमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, संभल, कुशीनगर, बहराइच, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। खासकर संभल में हाल फिलहाल जैसे हालात रहे हैं, उसे देखते हुए पूरा अमला एक्शन मोड में है। 5 सितंबर को बारा वफात का जुलूस और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएमएसपी ने तमाम अधिकारियों और पीस कमेटी के साथ बैठक की है, जिसमें यह तय किया गया है कि संभल के पूरे चंदौसी में बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी। किसी भी त्योहार के जुलूस में बड़े डीजे नहीं लगेंगे। जुलूस के दौरान सभी पुलिस अधिकारी गश्त करेंगे। गणेश विसर्जन की यात्रा तय रूट पर ही निकाली जाएगी। गणेश विसर्जन के दौरान भारी वाहनों पर बैन रहेगा। धारा 144 जिसे अभी धारा 163 कहते हैं, उसे लागू किया गया है, ताकि जो सभी लोग हैं वो परंपरागत रूप से जो जुलूस निकलते हैं या परंपरागत रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वही निकाले, कोई नया कार्यक्रम नहीं निकाले। जो जुलूस है उसको समयबद्ध तरीके से करना है, क्योंकि उस दिन फ्राइडे भी है, जुमे की नमाज भी है। क्योंकि जुमे की नमाज के पहले हम लोग उसको ख़त्म करना है। शाम को चूँकि दीपासराय में मजलिस भी होती है, तो उसके लिए भी रूट डाइवर्जन, ट्रैफिक प्लान और कहीं से भी कोई आवारा पशु ना आने पाए, जैसे चेहलुम हो गया, तो उसके लिए भी ईओ साहब को निर्देश दिए गए। दरअसल बारा वफात के दिन जुमे की नमाज भी है, लिहाजा संभल प्रशासन ने नमाज से पहले बारा वफात का जुलूस खत्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे इलाके के मस्जिद मदरसों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आवारा पशु नहीं आए, बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था अच्छे अंदाज से होनी चाहिए, ताकि मुस्लिमों का त्योहार, मुस्लिम समाज का त्योहार है ईद मिलाद नबी, या हिंदू समाज का गणेश विसर्जन का त्योहार है, तो किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमन और शांति के साथ ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए। अगर कोई कहीं मामला पेश आए तो आपस में उसको सुलझा लिया जाए और अमन और सुकून के साथ ये जुलूस मोहम्मदी से इब्तिदा की जाए। दरअसल इससे पहले भी संभल में जुमे और होली के एक दिन होने पर तनाव का माहौल बन गया था। हालांकि संभल के सिंघम की मुस्तैदी ने हालात बिगड़ने नहीं दिए और अब एक बार फिर योगी फोर्स इसी कोशिश में जुटी है कि गणपति विसर्जन और बारा वफात का जुलूस शांति से संपन्न हो जाए। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब मामला चूंकि हिंदू मुस्लिम त्योहार का है, लिहाजा योगी फोर्स आगरा से लेकर बरेली और अलीगढ़ तक मुस्तैद है। यूपी पुलिस की तैयारी और गाइडलाइन पर क्या कहना है लोगों का, ये बात भी आप सुनिए। ये इतिहास रहा है और इनका काम रहता है, ये अपने त्योहार तो आराम से मनाते हैं और जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो उनमें खलल डालते हैं। वो हिंदुओं का त्योहार कैसे बिगड़े, माहौल प्रदेश का कैसे बिगड़े, तो ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों त्योहारों को एक भाईचारे के नाते मनाएं और किसी भी प्रकार का जो समाज में डिस्टर्बेंट एलिमेंट हैं उन लोगों से दूर रहें। वो अपना त्योहार अपने तरीके से मनाएं और हम अपना त्योहार अपने तरीके से मनाएंगे। जो अलीगढ़ प्रशासन है उससे ये मांग है कि एक अच्छी खासी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि आपस में कोई टकराव नहीं हो, दंगा नहीं भड़कना चाहिए बिल्कुल भी। प्रशासन जो है त्योहार मनाने वालों का सहयोग करे और गाइडलाइन का पालन किया जाए और जो त्योहार मनाने वाले हैं वो इन त्योहारों की मान्यताओं को समझते हुए, भाव को समझते हुए उस तरह के काम करें, कोई फोहड़पन ना। और राजनीति में अब बात करते हैं ब्रजनगरी की। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रज क्षेत्र को तीर्थ स्थली बताते हुए वहां मांस और मदिरा पर बैन लगाने की मांग की। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का संतों ने तो समर्थन किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष नाराज है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर का नया ऐलान, मचा घमासान। बाके बिहारी का धाम, मांस मदिरा बैन की मांग। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा करने वाले हैं, मगर इस यात्रा से पहले ही उनकी एक मांग पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल बागेश्वर बाबा ने मथुरा और वृंदावन में मांस मदिरा की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। बाबा बागेश्वर के इस बयान का हिंदू पक्ष तो समर्थन कर रहा है, मगर मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हुए हैं। बात अगर ब्रज के अंदर कहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो छोटे व्यापारी है उन व्यापारियों को खत्म करने की प्लानिंग है। वो नहीं चाहते कि हम मुसलमान कोई मीट व्यापारी का काम करे, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जिस तरीके का मामला यहाँ मुसलमान कोई भी व्यापार न करे। बाबा बागेश्वर की ये सनातन यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। 170 किलोमीटर की ये पद यात्रा शुरू होने से पहले वृंदावन में अहम बैठक हुई, जिसमें बाबा बागेश्वर के साथ साथ कई साधु संत मौजूद रहे। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक मथुरा में कृष्ण मंदिर की स्थापना, यमुना की सफाई, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा और भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाता, तब तक उनकी यात्रा जारी रहेगी, जिसका बैठक में मौजूद संतों ने पूरा समर्थन किया। वहीं मथुरा वृंदावन के निवासी भी पूरे ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा बैन करने की मांग के साथ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। धार्मिक जगह है, यहाँ पे सब धार्मिक लोग आते हैं। मांस मदिरा बिकने से यहाँ पे सब आवत होती है आस्था। यहाँ ब्रज में माखन मिश्री ठाकुर जी की भूमि है, ब्रज भूमि कहते नहीं, ब्रज भूमि गोपाल की, तो यहाँ इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। कम से कम धाम में तो नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, वो भी आकर बाहर से आकर देखेंगे कि जो हम बाहर खाते हैं लोग वहाँ पे यहाँ पे भी वही खा रहे, तो एक बराबर है, धाम होने का क्या फायदा है। हालांकि बाबा बागेश्वर और ब्रजवासियों की इस मांग पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये आम जनता के खाने पीने की आजादी पर एक और चोट नहीं है। मथुरा से कन्हैया शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको इस मामले से जुड़ी एक एक डिटेल बताते हैं। दरअसल मथुरा और वृंदावन के 22 वार्ड में नॉनवेज और शराब की बिक्री पर अभी रोक है। 10 सितंबर 2021 को योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए कृष्ण जन्मभूमि के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद मथुरा में नॉनवेज बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लेकिन पूरे ब्रजमंडल में ऐसा कोई आदेश नहीं, और अब बाबा बागेश्वर ऐसी ही दुकानों पर बैन लगाने की मांग उठा रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अमरोहा से, जहां दोनों ही जगहों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। लखनऊ में 2 अलग अलग बार में एक ही दिन में जमकर बवाल हुआ। बार के अंदर मारपीट हुई और फिर बाहर फायरिंग की गई। उधर अमरोहा में भाईजान वर्सेस भाईजान के बीच जमकर हिंसा हुई, जमकर पत्थरबाजी भी हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अमरोहा में जमकर बवाल और हिंसा हुई। लखनऊ के विभूति खंड में 2 अलग अलग बार के अंदर पहले मारपीट हुई और फिर गोलीबारी की खबर आई। उधर अमरोहा में मुस्लिम पक्ष के 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सबसे पहले लखनऊ की तस्वीरें देखिए, जहां 30 अगस्त को विभूति खंड के पास 2 अलग अलग बार में जमकर बवाल हुआ। नशे में धुत 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बार के अंदर जमकर मारपीट होने लगी।
किसी ने कुर्सी उठाकर फेंकी तो कोई हाथापाई करता नजर आया। इस बवाल से वहां अफरा तफरी मच गई और बार में मौजूद दूसरे लोग वहां से निकलकर भागे। दूसरे मामले में एक शख्स का बार के अंदर 2 लोगों से विवाद हो गया। विवाद की वजह शराब के नशे में गाली गलौज बताया गया है, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथियों को बुलाकर मारपीट कर दी। इसके बाद पीड़ित शख्स जब बार से बाहर निकला तो उस पर फायरिंग की गई। हालांकि इस हमले में पीड़ित शख्स की जान बाल बाल बच गई, मगर दोनों ही मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। यूपी के अमरोहा में भी जबरदस्त हंगामे और पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। यहाँ मुस्लिम पक्ष के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर दोनों ही गुट आमने सामने आ गए और फिर खूब पत्थरबाजी हुई। हालांकि उपद्रव की खबर मिलते ही योगी फोर्स ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसरार और शाहनवाज नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 11 नामजद और 26 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपियों की पहचान जारी है। वहीं तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमरोहा से विनीत अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में नए सियासी बवाल की। यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई। दरअसल कोलकाता में गांधी प्रतिमा के पास बने टीएमसी के मंच को सेना ने हटा दिया, क्योंकि इसके लिए परमिशन सिर्फ 2 दिन के लिए थी, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी भड़क गई। अब सेना के नाम पर सियासत शुरू हो गई। लेकिन जितना करेगा इसका रिजल्ट इतना बुरा होगा, ये नहीं करना चाहिए। सेना का नाम, नया सियासी संग्राम। पश्चिम बंगाल में सेना वर्सेस ममता। कोलकाता में टीएमसी का मंच हटाने पर नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। सियासत अब सेना के नाम पर हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी एक बार फिर आमने सामने है। ममता बनर्जी केंद्र पर सेना के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने ममता को मॉडर्न जिन्ना करार दिया। इट इज अनएथिकल, unconstitutional, undemocratic, unethical and misuse of BJP power. They want to use army for their own purpose. लेकिन जितना करेगा इसका रिजल्ट इतना बुरा होगा, ये नहीं करना चाहिए। मॉडर्न भारत की जिन्ना के रूप में विख्यात ममता बनर्जी भारत की वीर सेना, जिसके शौर्य की गाथा पूरा विश्व गाथा है, उस भारत की वीर सेना का बार बार अपमान कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत सोमवार को कोलकाता में टीएमसी का मंच हटाने पर हुई। 2 दिनों के लिए बना ये मंच दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के श्रमिकों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इसकी अनुमति खत्म हुई, उसके बाद सेना ने मंच को हटा दिया। इस मंच से ममता बनर्जी का संबोधन होना था। मंच हटाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गईं। दरअसल कोलकाता के जिस मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के पास मंच लगाया गया था, वो सेना के अंडर आता है। यहाँ किसी भी इवेंट के लिए परमिशन भी सेना से लेनी होती है। सेना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इसके लिए 2 दिन के कार्यक्रम की इजाजत देती है। टीएमसी को भी सेना ने 30 और 31 अगस्त के लिए परमिशन दी थी। लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है कलकत्ता में आर्मी का, वो किसी भी प्रोग्राम का मैदान एरिया में किसी भी प्रोग्राम के लिए 3 दिन का परमिशन दे सकता है। ये एज पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, ठीक है। इसके बियॉन्ड परमिशन अगर चाहिए हो तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से लेना पड़ता है। ममता बनर्जी सेना के दुरुपयोग का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर कई बार सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें नया मुद्दा मिल गया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी, जिनपिंग, पुतिन की दोस्ती से अब बैकफुट पर आ गए हैं। अब भारत पर टैरिफ को लेकर सफाई दे रहे हैं। एससीओ समिट के बाद ट्रंप इतने दबाव में हैं कि कहा जा रहा है कि वो आज रात टैरिफ को लेकर कोई यू टर्न भी ले सकते हैं। पांच घंटे बाद टैरिफ पर ट्रंप लेंगे यू टर्न। एससीओ समिट के बाद बैकफुट पर ट्रंप।
एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन के एक मंच पर आने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़कर अशांति फैलाने वाले ट्रंप को भारत ने ऐसा कड़ा संदेश दिया कि वो अब टैरिफ पर सफाई देते फिर रहे हैं और टैरिफ पर नरमी के संकेत भी दिए हैं। ट्रंप ने दलील दी है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स ले रहा था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन हम बहुत कम सामान बेचते हैं। ये कई दशकों से चला आ रहा एक तरफा रिश्ता है। हर रोज नए दावे करने वाले ट्रंप ने एक और शिगुफा छेड़ा है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अब टैरिफ घटाने की पेशकश की है, लेकिन ये बहुत देर से हुआ। हालांकि ट्रंप का ये दावा भी हवाई है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 घंटे के बाद यानी रात करीब 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का सिर्फ बाहरी देश ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिकी कोर्ट ने तो उनके इस फैसले को गैर कानूनी तक करार दिया है। वहीं चीन में हुए एससीओ समिट से भी ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है, जहां पीएम मोदी ने एससीओ समिट में शामिल होने के साथ ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की, जिसे भारत चीन और भारत रूस संबंधों में आ रही मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, अमेरिका के खिलाफ एकजुटता का संदेश भी माना जा रहा है, जिससे ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में ट्रंप आज रात अपने संबोधन में क्या कुछ ऐलान करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात मुंबई में चल रहे मराठा आरक्षण के आंदोलन की करते हैं, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीड़ बढ़ने पर सख्त नाराजगी जताई, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और आजाद मैदान में मौजूद आंदोलनकारियों को वहां से निकाला गया। इस दौरान वहां पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी सरकार से मांग थी कि जल्दी से जल्दी हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकालो। मुंबई में मराठा आंदोलन को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अनशन से लेकर पुलिस के एक्शन तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फटकार लगाते हुए प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार से भी उनकी कार्रवाई की जानकारी मांगी, जिसके बाद भारी तादाद में वहां पुलिस फोर्स पहुंची और आंदोलनकारियों को वहां से हटाने का काम शुरू किया गया। त्यांना विनंती आहे, सर्व रस्ते सर्व गाड्या 3 वाजेपर्यंत आपल्याला खाली करायचे आहेत। इस दौरान वहां मौजूद मराठा समाज के लोगों ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो वहां से नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट ने आदेश दो कि फडणवीस ने आदेश दो कि कोई सरकार ने आदेश दो, जब तक हमारा बड़ौदा करेंगे बोलेंगे नहीं तब तक खाली नहीं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि भाई तुम राज्य सरकार निर्णय लो आरक्षण पे, वो क्यों निर्णय नहीं ले आरक्षण। लेकिन कोर्ट का आदेश और पुलिस के एक्शन की वजह से आजाद मैदान में मौजूद सभी गाड़ियों को वहां से हटा दिया गया और साथ ही प्रदर्शनकारियों को भी मैदान खाली करना पड़ा। अब यहाँ से सर्वे, यहाँ से जो लोगों का धीरे धीरे करके जो पूरा इलाका था, यहाँ पर आपको मराठा समाज से जुड़े हुए आंदोलनकारी देखने के लिए मिल जाएंगे। उनका सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और अब पुलिस एक एक करके यहाँ से उनको निकलने का आदेश दे रही है। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त बाढ़ जैसी हालात से जूझ रहे हैं और आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली में हत्तीकुंड से छोड़े गए पानी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि इलाके को खाली कर दें। यमुना बाजार, बुराड़ी खादर, मोनेस्ट्री मार्केट समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोहे वाले पुल से यमुना के हालात का जायजा लिया, जिसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। उधर हथनी कुंड से कब कितना पानी छोड़ा गया और पिछले कुछ घंटों में यमुना में कितना पानी बढ़ा है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो यमुना इस वक्त खतरे के निशान 205.33 मीटर से ज्यादा 205.90 मीटर पर पहुंच गई है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये 206 को भी पार कर गई है, जिसमें हथनी कुंड बैराज से 1,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 77,580 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और ओखला बैराज से 86,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है।
जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ साथ सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। दिल्ली में गलियों में उतर गई नाव। घुटनों से ऊपर तक पानी पहुंच गया है। झोपड़ियां पानी में डूब गई हैं। पानी की वजह से लोग छतों पर बैठे हैं। लेकिन आपके सामने असर बताने वाली बात है, ऊपर से भी बारिश आ रही है, नीचे भी पानी है, अब कहाँ जाए। दिल्ली में बाढ़ का ये खतरा अब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि हकीकत बनकर उतर चुका है। हथनी कुंड बैराज से पानी आया और अब यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। कोशिश किया जाता है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहे, यमुना से दूर रहे, सुरक्षित रहे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और लगातार आप देखिए मुनादी किया जा रहा है यमुना किनारे रहने वाले लोगों को, और जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक लगभग 14,000 ऐसे लोग हैं जो यमुना किनारे रह रहे थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दरअसल कल और पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना खतरे के निशान से ऊपर यानी 205.80 के स्तर पर बह रही है। उधर पंजाब के कई जिलों में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके साथ ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं और इस वजह से पंजाब के कई जिलों में भी बाढ़ आ गई है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से न सिर्फ कई लोगों की जान गई है बल्कि पशुओं के पानी में बहने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पंजाब में पिछले 25 सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है, इस वजह से हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। पंजाब में सबसे बड़ा संकट, 37 साल बाद बाढ़ का कोहराम। गांव डूबे, हाईवे हुए बंद। शहर शहर त्राहिमाम त्राहिमाम। पंजाब में तबाही का ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इसे साल 1988 में लोगों ने देखा था जब आधा पंजाब डूब गया। आज फिर 37 साल बाद वही हालात बन गए। पंजाब में ऐसा जल प्रलय आया है कि कई एकड़ धान, गन्ना और मक्का की फसल डूब चुकी है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़ी बड़ी हवेलियां पानी में समा गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार पंजाब को सैलाब पूरी तरह डुबा देगा। इस सैलाब में पंजाब के 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अचानक आए पानी के कारण लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला है। गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरन तारण, फाजिलका, गुरदासपुर। पंजाब में कुदरत की विनाश लीला की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत भयानक है। बाढ़ प्रभावित इलाके गुरदासपुर का ये वीडियो देखिए जो सैलाब में समा गया है। राहत बचाव की टीम ने धनगाई गांव में 15 दिन के बच्चे को उसकी मां के साथ बचाया जो अपने गांव में फंस गए थे। होशियारपुर में तो जमीन दिखी नहीं रही। यास नदी के पास के गांव में दुस्सी बांध टूटने से बाढ़ आ गई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। पंजाब में बाढ़ से हालात सुधरे नहीं हैं बल्कि और खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ और रोजाना हो रही बारिश अब जानलेवा होती जा रही है। अमृतसर में तो सड़कें समंदर बन गई हैं और नाव चल रही है और इसी के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अमृतसर में घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और लोग पिछले 3 दिन से अपनी छतों पर शरण लिए हुए हैं। गांव में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। गांव में पानी भर जाने के बाद लोग मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें छतों पर ले जाने को मजबूर हुए। पंजाब में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। अमृतसर डेरा बाबा नानक हाईवे पानी में डूब गया। देखिए सड़कें समंदर बन गई और इन्हीं पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। डूबे हुए घर, खेत और सड़कें, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। ये पंजाब का कपूरथला है। सैलाब का सितम यह है कि लोगों को घरों की छतों पर पनाह लेनी पड़ी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को दवाएं और राशन पहुंचाया जा रहा है।
और अब खबर है पाकिस्तान से, जो डबल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ मुनीर की फौज पर आतंकी हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कई इलाकों में हजारों स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हुए आजादी की मांग कर रहे हैं। पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। शहबाज मुनीर चीन पहुंचे, खैबर में आतंकी हमले होने लगे। आजादी के लिए प्रदर्शन, क्या करेगा फील्ड मार्शल? एससीओ समिट में शहबाज और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को एक बार फिर जलील होना पड़ा। समिट में शहबाज ने बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार बताया, लेकिन पाकिस्तान के गली मोहल्ले में भी आतंकियों का डेरा है और इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। शहबाज के चीन में बयान को 24 घंटे भी नहीं हुए कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने खैबर में अटैक कर दिया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और मुल्ला मुनीर की फौज के अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि फील्ड मार्शल की फौज ने कई छात्रों पर दहशतगर्दी का आरोप लगाकर गंभीर धाराओं में उन्हें जेल में डाल दिया है। शहबाज चीन में पाकिस्तान की बर्बादी का ठीकरा भारत पर फोड़ रहे थे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में फेडरल कांस्टेबलरी लाइन पर धमाके हो रहे थे। ऑफिस के मेन गेट पर विस्फोटक से भरी कार टकराई। जोरदार धमाके के बाद गेट खुलते ही 5 आतंकी अंदर घुस गए और ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पुलिस लाइन जंग का मैदान बन गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, विस्फोट के बाद पूरे इलाके में मलबा फैल गया। हैवी हथियारों से लैस पाकिस्तानी फौज आतंकियों को मारने की कोशिश कर रही है। हालात ये हो गए कि आतंकी ऑफिस के अंदर और पाकिस्तानी फौज बाहर, और दोनों में ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। हमले के दौरान का ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी फौज के जवान आतंकियों पर फायरिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज गूंज रही है। हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसके बाद पुलिस और फौज को मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना पड़ा। जी न्यूज़।